आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास उन घटनाओं का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में घटित हुई हो। अतः मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत के पुनर्निर्माण को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य अलग अलग रूपों में हमको प्राप्त होते हैं, जिन्हें इतिहास के स्रोत कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए ये कहा जाता है कि यह एक गौरव का विषय है, परंतु इस युग का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाणिक स्रोतों का अभाव प्रतीत होता है। इसी कारण कुछ विद्वानों ने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि प्राचीन काल में भारतीयों में इतिहास लेखन के प्रति कोई रुचि नहीं थी, लेकिन यह बात सत्यता से परे है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। प्राचीन काल में रचित विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, उत्खनन से प्राप्त अनेक अवशेष, अनेक शिलालेख, ताम्रलेख, मुद्राएं और इन शिलालेखों इत्यादि पर अंकित वंश वृक्षों से स्वयं ही प्रमाणित होता है कि भारतीय इतिहास के जानने के अनेक सारे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों को मुख्य रूप से अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और तीसरा पुरातात्विक स्रोत। ये 3 साधन हमने अध्ययन की दृष्टि से इनको 3 भागों में विभाजित किया। अब सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाली साहित्यिक सामग्री हमारे पास बहुतायत में उपलब्ध है। अध्ययन की सुविधा के लिए इस साहित्यिक सामग्री को हम मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात साहित्यिक स्रोतों को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो साहित्य मिला है उसमें कुछ साहित्य धार्मिक है और कुछ धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए हम साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य की बात करेंगे। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वे सारे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष पर लिखे गए। इन ग्रंथों से उस समय की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी हमको मिलती है। हमारे यहाँ बहुत सारे विविध प्रकार के धर्म प्रचलित रहे। प्राचीन काल में प्रमुख रूप से 3 धर्म हमारे यहाँ प्रचलन में थे, जिनका अस्तित्व आज तक है। उनमें ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू सनातन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म और तीसरा साहित्य धर्म। इन तीनों धर्मों का से संबंधित साहित्य हमको प्राप्त होता है, तो इसलिए धार्मिक साहित्य को भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। अब सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य के बारे में बात करेंगे। ब्राह्मण साहित्य में अनेक सारे ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं, जिनमें अलग अलग आपको डिफाइन करूंगा मैं। नंबर 1 वेद। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद माने जाते हैं
वेद संख्या में कुल 4 हैं, हम सभी लोग जानते होंगे। नंबर 1 ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। इन वेदों से हमको भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि वेद मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ हैं, परंतु इन ग्रंथों से हमको आर्यों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दूसरे ब्राह्मण, यज्ञ और कर्मकांडों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उनको ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनमें ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और गौपथ ब्राह्मण है। इन ग्रंथों से हमको यज्ञ और कर्मकांडों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आरण्यक। आरण्यक का अध्ययन जंगल के शांत वातावरण में किया जाता था। इन ग्रंथों में आत्मा और परमात्मा के संबंधों की विवेचना की गई है। तो ये भी हमारे इतिहास से के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद उपनिषद। उपनिषदों से भारतीय दर्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख उपनिषद हैं जिनसे इतिहास संबंधी जानकारी भी हमको मिलती है। उनमें ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कट, प्रश्न, मुंडक, माणुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी, श्वेताश्वर आदि, ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हमारे। इसके बाद नाम आता है वेदांग का। वेदांग संख्या में 6 है, अलग अलग नाम है इनके। एक पहला नाम शिक्षा वेदांग, दूसरा कल्प वेदांग, तीसरा व्याकरण वेदांग, चौथा निरुक्त वेदांग, पांचवा छंद वेदांग और छठा ज्योतिष वेदांग। वेदांगों से तत्कालीन समाज और धर्म के बारे में प्रकाश पड़ता है। इसके बाद नंबर आता है स्मृतियों का। स्मृतियां लिखी गई ऋषि मुनियों के द्वारा। स्मृतियों से तत्कालीन समाज के विभिन्न कार्यकलापों पर प्रकाश पड़ता है। प्रमुख स्मृतियां जिनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में को समझने में जानकारी मिलती है, उनमें मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और गौतम स्मृति। इसके बाद नंबर आता है सूत्र। इसके बाद नंबर आता है सूत्र का। सूत्र संख्या में 4 हैं। श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। इन सूत्रों से हमको उस समय की धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर नंबर आता है पुराणों का। पुराण संख्या में कुल 18 हैं। ब्राह्मण साहित्य में विशेष महत्व है इन पुराणों का। ऐतिहासिक महत्व के पुराण हैं उनमें मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु और ब्रह्मांड पुराणों के बारे में से हमको इतिहास समझने में जानकारी प्राप्त होती है। इन पुराणों से मौर्य वंश, आंध्र वंश, शिशुनाग वंश और गुप्त आदि राजवंशों के बारे में विवरण हमको प्राप्त होता है। महाकाव्य। ब्राह्मण साहित्य में वेदों के उपरांत महाकाव्यों का स्थान आता है।
महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत की रचना मुनि व्यास ने की थी और रामायण की रचना महर्षि महाकवि वाल्मीकि ने की थी। इन दोनों महाकाव्यों से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। जिस प्रकार से ब्राह्मण साहित्य से हमको प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में सहायता मिलती है, उसी प्रकार से बौद्ध साहित्य भी हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्रदान करता है। बौद्ध साहित्य में अनेक सारे ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं, जिनका हम बिंदुवार पर वर्णन कर रहे हैं। पिटक संख्यात में 3 है, इसलिए इनको त्रिपिटक भी कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात इनकी रचना की गई थी। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों संकलित हैं और अभिधम्ब पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। इसके बाद नंबर आता है जातक कथाएं। बौद्ध साहित्य में जातक कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जातकों की संख्या 549 है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। काल्पनिक होने पर भी ये कथाएं अपने समय और उससे पूर्व के समाज का चित्रण करती हैं। इन कथाओं में धर्म के सिद्धांत और नैतिकता के नियमों का वर्णन किया गया है। अगला ग्रंथ है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम के रचयिता महाकवि अश्वघोष थे। इस ग्रंथ से हमको महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की विस्तृत जानकारी मिलती है। अगले ग्रंथ आते हैं महावंश और दीप्यवंश। ये दोनों ही ग्रंथ श्रीलंका के महाकाव्य हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। इन दोनों ही ग्रंथों से भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दीपवंश की रचना संभवतः 4वीं शताब्दी और महावंश की रचना संभवतः 5वीं शताब्दी में होती है। इसके बाद नाम आता है मिलिंद पंड का। इस ग्रंथ में यूनानी राजा मेनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप इसके अंदर दर्शाया गया है, लिपिबद्ध किया गया है। इसके बाद नाम आता है दिव्यावदान नामक ग्रंथ का। दिव्यावदान में अनेक राजाओं की कथा संकलित है। इस ग्रंथ से तमाम सारे ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके बाद नाम आता है मंजूश्री मूलकल्प। ऐतिहासिक दृष्टि से यह भी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ से बौद्ध दृष्टिकोण के बारे में पता लगता है। बौद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से गुप्त सम्राटों का विवरण प्राप्त होता है। इस ग्रंथ से कुछ प्राचीन राजवंशों के संक्षिप्त विवरण भी हमको मिलते हैं। इसके बाद नाम आता है अगुंतर निकाय का। अगुंतर निकाय में हमको प्राचीन कालीन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद नाम आता है ललित विस्तर वैपल्य सूत्र का। बौद्ध साहित्य के इन दोनों ग्रंथों से भी बौद्ध धर्म के बारे में पर्याप्त जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब इसके बाद नंबर आता है जैन साहित्य का। जैन साहित्य का विशेष महत्व है भारतीय इतिहास के निर्माण में। अनेक सारे ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं जैन साहित्य से संबंधित। जैन साहित्य के जो आदि ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनको आगम के नाम से जाना जाता है। आगम
इन ग्रंथों में जैन मुनियों के आचार विचार और महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र आदि का हमको विस्तृत विवरण मिलता है। जैन साहित्य 12 अंगों में विभक्त है। इन ग्रंथों को अंग कहा जाता है। इनमें आचरांग, डाडंग, भगवती सुत्त आदि ग्रंथ आते हैं। इसका नंबर आता है भद्रबाहु चरित्र का। इस ग्रंथ से मौर्य वंशीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, उनके शासनकाल की घटनाओं के विषय में हमको जानकारी मिलती है। एक और ग्रंथ मिलता है जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व। यह ग्रंथ जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। परिशिष्ट पर्व, इस ग्रंथ के रचयिता हेमचंद्र थे। इस ग्रंथ की रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में हुई थी। इस ग्रंथ से महावीर स्वामी के शासनकाल के राजाओं और अन्य जैन सम्राटों के बारे में जानकारी हमको मिलती है। जैन साहित्य के अंतर्गत अन्य अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनका ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व है। अन्य ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ हैं वासुदेव हिंडी, बृहत्कल्प सूत्र भाष्य, आवश्यक चूर्ण, कालिका पुराण, कथा कोश, सम्रादित्य कथा, कुवलय माला और कथा कोश प्रकरण। इन जैन ग्रंथों से हमको तत्कालीन भारतीय समाज की सामाजिक और धार्मिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह था धार्मिक साहित्य का विवरण, जिसके अंतर्गत हमने ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद नंबर आता है धर्मेतर साहित्य का। धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त ऐसा भी साहित्य उपलब्ध हुआ है प्राचीन काल में का जिसका किसी धर्म से कोई सीधा संपर्क नहीं था और न ही यह साहित्य धर्म विशेष से प्रभावित था। ऐसे साहित्य को धर्मनिरपेक्ष साहित्य के नाम से जाना गया। धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अनेक सारे ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, अलग अलग आपको बताता हूं। नंबर 1, पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा रचित। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, गुरु थे उनके कौटिल्य। उन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ से तत्कालीन शासन व्यवस्था के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए। यद्यपि इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह राजनीति, शासन व्यवस्था, प्रशासन का महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्रदान करता है। इसके बाद दूसरा ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि के द्वारा इसकी रचना की गई। इस ग्रंथ से मौर्यकाल से पूर्व की राजनीति और सामाजिक स्थिति के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अगले ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस। इनके रचयिता विशाख दत्त थे। इस ग्रंथ से नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगला नाम आता है महाभाष्य। इस ग्रंथ की रचना पतंजलि ने की थी। इस ग्रंथ से हमको मौर्य वंश और शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद अगला नाम आता है हर्षचरित। इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। उच्च कोटि के कवि थे, साहित्यकार थे। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने 7वीं शताब्दी में की थी। इस ग्रंथ से हर्षकालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद नाम आता है गार्गी संहिता।
इस ग्रंथ से भारत पर यवनों के द्वारा जो आक्रमण किया गया उसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। अगला ग्रंथ है राजतरंगिणी। इस ग्रंथ की रचना कल्हण के द्वारा की गई थी। यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी में लिखा गया। इस ग्रंथ से कश्मीर के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला नाम आता है विक्रमांक देवचरित का। बिल्हण के द्वारा इसकी रचना की गई। इस ग्रंथ से चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ है गौड़बाहो। इस ग्रंथ की रचना वाघपति राज ने की थी। इस ग्रंथ से कन्नौज के शासक यशोवर्मा की विजयों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई ने इसकी रचना की थी। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान के विषय में इस ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं हमको। इसके बाद नाम आता है मालविका अग्निमित्रम। कालिदास के द्वारा लिखा गया। कालिदास जी के द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ से हमको पुष्यमित्र शुंग और यवनों के मध्य हुए संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। अगला नाम आता है अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश। ये दोनों ग्रंथ भी महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए। अभिज्ञान शकुंतलम से गुप्तकालीन उत्तर और मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास का जो दूसरा ग्रंथ है रघुवंश, इस ग्रंथ से हमको गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की दिग्विजय के बारे में हमको जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों के बाद अगला स्रोत आता है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्राचीन काल में अनेक सारे विदेशी यात्री और विद्वान भारत में आए। उन्होंने अपने यात्रा संबंधी वृत्तांतों को लिपिबद्ध किया। उनके यात्रा वृत्तांतों से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी स्थितियों के बारे में व्यापक जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों को भी हमने अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 यूनानी यात्री, दूसरे चीनी यात्री, तीसरे तिब्बती यात्री और चौथे मुस्लिम यात्री। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनानी वृत्तांतों के बारे में। यूनानी लेखकों में हेरोडोटस जो थे सबसे प्राचीनतम लेखक थे। हेरोडोटस ने अपने वृत्तांत में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सीमा प्रांत और हकमी साम्राज्य के मध्य राजनीतिक संपर्क जो है उन पर प्रकाश डाला था। इसके अतिरिक्त यूनानी वृत्तांतों में नियार्कस का, ओनेसिक्रिटस का और एरिस्टोबुलस, इनके नाम महत्वपूर्ण है। ये विद्वान जो थे वो यूनानी शासक सिकंदर के साथ में भारत आए थे जब भारत में वो आक्रमण करने के लिए आया था। इन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांतों को लिखा। यद्यपि इन विद्वानों की रचनाएं अब उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इनकी रचनाओं को, इनके उद्धरणों को बाद के यूनानी लेखकों ने अपने अपने वृत्तांतों में
उद्धृत किया है, लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैगस्थनीज नाम का व्यक्ति यूनानी राजदूत के रूप में उनके दरबार में रहा था। उसने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। इस यात्रा वृत्तांत को इंडिका के नाम से जाना गया। एक पुस्तक की रचना हुई यात्रा वृत्तांत के रूप में उसने की, इसको इंडिका के नाम से जाना जाता है। इंडिका में भारतीय संस्थाओं, यहाँ के भूगोल, यहाँ की कृषि आदि के बारे में व्यापक जानकारियां प्रदान की गई। यद्यपि यह पुस्तक भी अब मूल रूप में उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन इस पुस्तक के अनेक उद्धरण प्राचीन यूनानी लेखकों, जिनमें एरियन, स्ट्रैबो और जस्टिन आदि ने इनका उल्लेख किया है। टॉलमी यूनानी लेखक, इसका भी यात्रा वृत्तांत प्राप्त होता है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में की महत्वपूर्ण जानकारियां इसने लिखी हैं भारत के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त प्लिनी, यूनानी लेखक प्लिनी ने भी अपने यात्रा वृत्तांत को प्रकाशित कराया। उसका यात्रा वृत्तांत को नेचुरल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेचुरल हिस्ट्री नामक इस यात्रा वृत्तांत में उसने भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में विस्तृत जानकारी लिखी है। तो इस प्रकार से यूनानी वृत्तांतों से हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद नाम आता है चीनी वृत्तांतों का। चीनी यात्रियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो थे फाइयान, हुएनसांग और इत्सिंग, इनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। सुमाचीन जो था वो चीन का प्रथम इतिहासकार था जिसने भारत के इतिहास पर प्रकाश डाला। इसके उद्धरण हमको बाद के विद्वानों के लेखों में प्राप्त होते हैं। फाइयान, हुएनसांग और इत्सिंग। फाइयान जो थे वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए थे और लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहे, और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में विशेष रूप से भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में जानकारियां प्रदान की। हुएनसांग नामक की चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहा। उसने भारत की धार्मिक अवस्था के साथ साथ यहाँ की राजनीतिक दशा का भी वर्णन किया और यहाँ के रीति रिवाजों और शिक्षा पद्धतियों पर भी उसने विस्तृत प्रकाश डाला अपने यात्रा वृत्तांत में। अगला नाम आता है इत्सिंग का। 7वीं शताब्दी ईस्वी में ये भारत आए थे। बहुत समय तक ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालयों में रहे। उन्होंने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीय वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में विस्तृत जानकारियां प्रदान की अपने यात्रा वृत्तांत में। इसके बाद नंबर आता है तिब्बती वृत्तांतों का। तिब्बती लेखकों में बौद्ध लामा तारानाथ का विवरण काफी ऐतिहासिक महत्व का है। उनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, कंगयूर और तंगयूर। इन ग्रंथों से हमें मौर्यकालीन और उसके बाद की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात आती है मुस्लिम यात्रियों की। आठवीं शताब्दी के उपरांत मुस्लिम यात्री भारत की ओर आकर्षित हुए। मुस्लिम यात्रियों में अल-बेरूनी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अल-बेरूनी ने तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना की, तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ लिखा। उसने अपनी इस पुस्तक में
11वीं शताब्दी ईस्वी के भारत की स्थितियों के बारे में प्रकाश डाला है। अल-बिरूनी के अतिरिक्त अल-बिलादूरी, सुलेमान और अल-मसूदी, इन यात्रियों के भी वृत्तांतों से हमको भारतीयों के बारे में जानकारी मिलती है। किस प्रकार से मुसलमानों ने भारत पर अधिकार किया, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों के बाद अब नंबर आता है पुरातात्विक स्रोतों का। अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं पुरातात्विक स्रोत। विशेष महत्व है भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों का। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों से अधिक प्रमाणिक माने जाते हैं, क्योंकि इनमें कवि की परिकल्पना अथवा कल्पना शक्ति का अभाव होता है। सबसे सटीक जानकारी प्रदान करते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों को भी हम अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे अभिलेख, स्मारक और भग्नावशेष, मुद्राएं, कलाकृतियां और मिट्टी के बर्तन इत्यादि। सबसे पहले बात करते हैं अभिलेखों की। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि अभिलेख जो हुआ करते हैं वो समकालीन हुआ करते हैं। जिस राजा अथवा राज्य के विषय में अभिलेख लिखा होता था, अभिलेख की रचना की गई थी, उसी शासक के शासनकाल में की गई होती थी। अतः अभिलेखों में जो भी तथ्य लिखे होते थे, उस राजा के बारे में सबसे सटीक और प्रमाणिक जानकारी देने वाले होते थे। ये अभिलेख भी विभिन्न रूपों में हमको प्राप्त हुए हैं, अलग रूप थे। शिला पर लिखे गए अभिलेख थे कुछ, जिनको शिलालेख कहा गया। कुछ अभिलेख हमको स्तंभ पर लिखे हुए मिले, प्राप्त हुए हैं, उनको स्तंभ लेख कहा गया। कुछ लेख ताम्रपत्रों पर लिखे हुए प्राप्त हुए हैं, उनको ताम्रलेख कहा गया। कुछ अभिलेख मूर्तियों पर लिखे हुए प्राप्त हुए हैं, उनको मूर्ति लेख कहा गया। कुछ अभिलेख हमको गुफाओं में, गुहा मंदिरों में प्राप्त हुए, तो उनको गुहा लेख कहा गया। सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है हमको अशोक के काल के प्राप्त होते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। इस ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अशोक के अभिलेखों से तत्कालीन धर्म और राजत्व के आदर्श के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। अशोक के बाद के जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, दो वर्गों में, एक सरकारी अभिलेख और दूसरे निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख जो थे वो राजकवियों द्वारा लिखी हुई प्रशस्तियां और भूमि और अनुदान पत्र हैं, और निजी अभिलेख जो थे
वो अधिकांशतः मंदिरों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले अभिलेखों में अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी बलसरी का नासिक अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लौह स्तंभ लेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश मेहरभोज का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख और बंगाल के शासक विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख आदि अभिलेख महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हमको महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं प्राचीन भारत के बारे में। अभिलेखों के बाद पुरातात्विक स्रोतों में दूसरा नाम आता है स्मारक और भग्नावशेषों का। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में प्राचीन भवनों और भग्नावशेषों का भी विशेष महत्व है। प्राचीन इस भवनों और भग्नावशेषों से हमको तत्कालीन इतिहास के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि ये स्मारक और भग्नावशेष राजनीतिक स्थिति पर तो प्रकाश नहीं डालते, लेकिन इनसे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। उस काल की कला शैली, धर्म इत्यादि के बारे में हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुए, वहां से जो हमको अवशेष प्राप्त हुए, उनसे हमको जानकारी प्राप्त हुई कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक प्राचीनतम सभ्यता भारत में विद्यमान थी, जिसको हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया। ये पुरातात्विक स्रोतों का ही कमाल था। पाटलिपुत्र में उत्खनन हुआ, उससे मौर्य वंश के बारे में अनेक नवीन जानकारियां प्राप्त हुई। इसी प्रकार से तमाम सारे और जगह उत्खनन और अवशेष प्राप्त हुए। गुप्त काल के भी तमाम सारे अवशेष मिले। तमाम सारे मंदिर हमको प्राप्त होते हैं, जिनमें भीतरगांव का मंदिर कानपुर के पास स्थित है, नशना कोठारा का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इन सभी से हमको गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार सांची, भरूच, खजुराहो, महाबलीपुरम, अजंता, एलोरा, नासिक आदि स्थानों से हमको प्राचीन भवन, स्मारक और भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमको भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। अब आती है मुद्राओं की। मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में मुद्राओं का विशिष्ट स्थान है। अब तक के सबसे प्राचीन और प्रमाणिक सिक्के जो हमको प्राप्त हुए हैं, उनमें सबसे प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, जिनको आहत नाम दिया गया। इन सिक्कों को विभिन्न राज्यों के शासकों के द्वारा अपना अपना चिन्ह अंकित करके प्रचलित किया जाता था। ये सिक्के पंचमार्क भी कहलाते थे। ये मुख्यतः चांदी के सिक्के थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से हमको सोने, चांदी, तांबे आदि के भी प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों
पर अंकित तिथियों से मुद्राओं को जारी करने वाले शासक की तिथि के बारे में जानकारी मिलती है। इन मुद्राओं या सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र अंकित प्राप्त हुए हैं, तो उससे शासक के धर्म के बारे में या राज्य के धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्राओं पर विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्यों और तमाम सारी कलात्मक चित्रों से हमको उस समय के कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्राएं जो हैं वो तत्कालीन राज्यों की आर्थिक स्थिति को भी बयां करती हैं। व्यापार के बारे में भी जानकारी हमको मुद्राओं से प्राप्त होती है। एक शासक के सिक्के एक जगह प्राप्त होते हैं और वही सिक्के दूरस्थ राज्यों में प्राप्त होते हैं। पता लगता विभिन्न राज्यों के मध्य उसके राज्य क्या व्यापारिक संबंध थे। तो इस प्रकार से मुद्राएं हमको महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती हैं। इसके बाद कलाकृतियां। भारत में विभिन्न स्थानों पर जो उत्खनन कार्य हुए उनमें अनेक स्थानों से कलाकृतियां हमको प्राप्त हुई हैं। इन कलाकृतियों में भित्ति चित्र हैं, स्तंभ हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर, खिलौने, आभूषण, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमको प्राप्त हुई हैं। इन कलाकृतियों से, प्राचीन कलाकृतियों से हमको भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि इन कलाकृतियों में अनेक सारी खंडित प्राप्त हुई हैं, फिर भी ये कलाकृतियां प्राचीन भारत के सांस्कृतिक गौरव को बयां करती हैं, इतिहास की दृष्टि से उपयोगी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तमाम सारे खिलौने, मूर्तियां, आभूषण प्राप्त हुए हमको। इसके अतिरिक्त अशोक के स्तंभ, विभिन्न बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, विभिन्न मंदिरों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मूर्तियां तांबे, कांसे आदि की बनी हुई हैं। तो ये सारी कलाकृतियां भी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में सिद्ध हुई हैं। मिट्टी के बर्तन। भारत के विभिन्न स्थानों से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों का भी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है। ये बर्तन न केवल कला की दृष्टि से उपयोगी हैं, बल्कि इनकी मिट्टी की जांच करके उनकी आयु, उनके काल को भी पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के अनेक सारे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। इन साधनों के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को लिपिबद्ध कर सकते हैं